हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। उस दिन सुबह मैं ब्योमकेश बख्शी कोलकाता के अपने छोटे से घर में गरम चाय की चुस्कियों के साथ अपने दोस्त अजीत के सामने बैठा था। सामने टेबल पर अखबार पढ़ा था, लेकिन मेरी नज़र हेडलाइंस पर नहीं थी। साथ चल रही थी 1937 की गर्मियां और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। शहर की गलियों में हिंदू मुस्लिम दंगों की अफवाहें तैर रही थीं। कोलकाता का माहौल बोझल था, जैसे शहर खुद किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। मैं अखबार को बस सरसरी देखता रहा। सच की तलाश, ये मेरी पहचान थी। मैं ब्योमकेश बख्शी, सत्यान्वेषी, ये नाम मेरे घर के बाहर पीतल की तख्ती पर लिखा हुआ था, और ये पहचान मुझे हमेशा किसी नए, किसी उलझे हुए राज की तरफ खींच लेती थी। तभी मेरा नौकर रामदास कमरे में आया और चुपचाप एक लिफाफा मेरे सामने रख दिया। लिफाफा देखते ही मुझे महसूस हो गया, ये कोई आम लेटर नहीं था। उस पर बनारस का पोस्टल स्टैंप लगा हुआ था और लिखावट जैसे लिखने वाले ने हर लफ्ज़ को तौल कर लिखा हो। मैंने लिफाफा खोला। अंदर से जो लेटर निकला वो बनारस के पुलिस सुपरिटेंडेंट पुरंदर पांडे का था। उन्होंने मुझे और अजीत को बनारस आने का इनविटेशन दिया था। लेटर में लिखा था, जमींदार दीप नारायण सिंह अपनी लंबी बीमारी से ठीक होने की खुशी में एक ग्रैंड दावत अरेंज कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसमें शामिल हों। लेकिन लेटर के एंड में एक लाइन थी जिसने मेरे जहन को झंझोड़ दिया। आपकी मौजूदगी सिर्फ जश्न के लिए नहीं, बल्कि एक मुमकिन राज के लिए भी जरूरी हो सकती है। मैंने चुपचाप लेटर टेबल पर रख दिया। अजीत, मैंने धीमी आवाज में कहा, लगता है बनारस हमें बुला रहा है। अजीत, जो अपनी किताब में डूबा हुआ था, उसने नजर उठाई। बनारस? वहां क्या काम? तुम तो कहते हो जश्न और मिस्ट्री साथ नहीं चलते। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब राज जश्न के पीछे छुपा हो तो बात अलग होती है। अगली सुबह हम बनारस के लिए रवाना हो गए। ट्रेन की खिड़की से बाहर का मंजर धीरे धीरे बदल रहा था। कोलकाता की भीड़, फिर खेतों की खामोशी, जैसे शहर और गांव के बीच एक अजीब सा सफर चल रहा हो। इस सफर में हमारे साथ थी मेरी नई नई शादीशुदा बीवी सत्यवती। उसकी समझदारी और क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा इम्प्रेस करती थी। मुझे पता था इस सफर में उसका साथ बहुत कीमती होने वाला है। बनारस स्टेशन पर हमें खुद पुरंदर पांडे ने रिसीव किया। मीडियम हाइट का आदमी, चेहरे पर ड्यूटी की सख्ती और दोस्ती की गर्मी का अजीब मिक्स। ब्योमकेश जी, आपका आना हमारे लिए इज्जत की बात है। फिर बोले, जमींदार दीप नारायण सिंह बहुत पावरफुल जमींदार हैं। उनकी दावत में बनारस की हर बड़ी शख्सियत होगी। मैंने सीधा सवाल किया, पांडे जी, लेटर में आपने किसी राज का जिक्र किया था। पांडे ने गहरी सांस ली। हाँ ब्योमकेश जी, दीप नारायण की बीमारी और उनका अचानक ठीक हो जाना, इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा है। मुझे लगता है ये दावत सिर्फ दावत नहीं। हम उनके साथ जमींदार दीप नारायण सिंह की विशाल हवेली की तरफ चल पड़े। बनारस की तंग गलियां, गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां, सब कुछ मिलकर एक अजीब रूहानी और डरावना माहौल बना रहे थे। हवेली के बाहर पहुंचकर मुझे तुरंत एहसास हो गया, यहाँ का माहौल जश्न से ज्यादा राज भरा था। पुरानी दीवारें, लेकिन अब भी शानो शौकत से भरी हुई। अंदर दीप नारायण सिंह हमारा इंतजार कर रहे थे। लंबे पतले जिस्म के मालिक, चेहरे पर बीमारी के निशान अब भी साफ थे और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। ब्योमकेश बख्शी, आपकी शोहरत बनारस तक पहुंच चुकी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात की दावत में आपका स्वागत है। तभी कमरे में उनकी बीवी शकुंतला देवी दाखिल हुई। वो जैसे खूबसूरती का जिंदा पैकर हो, गहरी राज भरी आंखें और मुस्कान में अजीब सी कशिश। मैं नोटिस कर रहा था, अजीत भी। सत्यवती भी शकुंतला के हुस्न और अंदाज से मुतासिर हो गई थी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी थी या इस चमक के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था। उस रात दावत शुरू हुई।
हवेली का आंगन रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ महंगी परफ्यूम्स की खुशबू, शहनाई की हल्की आवाज और अमीर मेहमानों की हंसियों का शोर। बनारस के रईस, बिजनेसमैन और पावरफुल लोग वहां मौजूद थे। मैं देख रहा था। शकुंतला हर गेस्ट से इतनी आसानी से बात कर रही थी जैसे सबको बरसों से जानती हो। उसकी हंसी में जादू था, उसकी बातों में असर। हर आंख उसी पर टिकी हुई थी, मगर मेरी नजर उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई परछाइयों को तलाश कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था इस चमक दमक के नीचे कुछ और भी चल रहा है। फिर अचानक दीप नारायण सिंह ने सबको एड्रेस किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो चुका हूं, लेकिन आज का जश्न सिर्फ मेरी सेहत के लिए नहीं है। आज मैं अपनी विल अनाउंस करना चाहता हूं। पूरा हॉल खामोश हो गया। जो बात उसने आगे कही वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की। दीप नारायण ने ऐलान किया कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके भतीजे देवा नारायण सिंह को मिलेगी। एक पल के लिए हवा रुक सी गई। मैंने शकुंतला की तरफ देखा। उसकी मुस्कान हल्की सी हिल गई। बस एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा चमका और फिर सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात जब हम अपने रूम में आए, सत्यवती ने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश, मुझे शकुंतला पर शक हो रहा है। उसकी स्माइल फेक लग रही थी। मैंने गहरी सांस ली। शकुंतला इस कहानी का सेंटर हो सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो सिर्फ एक पॉन है या पूरी चेस बोर्ड की क्वीन। अगली सुबह हवेली में चीख पुकार मच गई। दीप नारायण सिंह अपने बेड पर डेड मिले। उनकी मौत का कोई ऑब्वियस रीजन नहीं था। डॉक्टर पन्नालाल पलित, जो उनका इलाज कर रहा था, बोला, मैंने रात को उन्हें इंजेक्शन दिया था। पुरंदर पांडे ने तुरंत मुझे बुलाया। ब्योमकेश जी, अब आपकी बारी है। ये नेचुरल डेथ नहीं लग रही, ये मर्डर है, और मुझे यकीन है आप इसका सच निकाल सकते हैं। मैं बॉडी के पास गया। दीप नारायण का चेहरा शांत था, न दर्द न डर, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत से पहले कुछ देख लिया हो। रूम में मेडिसिन्स की बॉटल्स पड़ी थीं और पास ही एक ग्लास पानी का। मुझे तुरंत शक हुआ, शायद दवा में कुछ मिलाया गया था। मैंने अजित से कहा, हमें हर मेहमान से बात करनी होगी और हवेली के हर आदमी से। शकुंतला, देवा नारायण, डॉक्टर पलित, सब सस्पेक्ट है। अजित ने पूछा, लेकिन ब्योमकेश, तुम क्या सोचते हो? क्या शकुंतला ने ही ये किया? मैंने धीरे से कहा, शकुंतला या तो एक पतंगा है जो आग की तरफ खींच रहा है, या फिर वो खुद वो आग है जो सबको जला सकती है। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे राज की जो बनारस की तंग गलियों की तरह ही उलझा हुआ था। मुझे नहीं पता था ये रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, लेकिन एक बात क्लियर थी, सच की तलाश में मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला था। सुबह की पहली रोशनी बनारस की गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी। गंगा के घाटों से मंत्रों की आवाज हवेली तक आ रही थी, लेकिन दीप नारायण सिंह की हवेली में सिर्फ सन्नाटा था, जैसे मौत ने हर कोने को छू लिया हो। मैं, ब्योमकेश बख्शी, खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का मंजर देखते हुए मेरे जहन में सवालों का तूफान चल रहा था। ये मौत इत्तेफाक नहीं थी, ये कत्ल था, और इसका राज इसी हवेली के अंदर कहीं छुपा हुआ था। सत्यवती और अजित मेरे साथ थे। सत्यवती की आंखों में वही क्यूरियोसिटी थी जो मुझे हमेशा हिम्मत देती है। उसने पूछा, ब्योमकेश, क्या हमें शकुंतला से शुरू करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, शकुंतला इस पजल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हमें जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर शख्स, हर बात, हर नजर, सब कुछ एक क्लू हो सकता है। इसी दौरान पुरंदर पांडे ने सुबह ही हमें बुलाया था। हम सब हॉल में इंतजार कर रहे थे। दीप नारायण का जिस्म अब भी उसके बेड पर पड़ा हुआ था, पुलिस गार्ड के साथ। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे मौत ने हवा को भी भारी कर दिया हो। पुरंदर पांडे ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर पन्नालाल पलित ने इनिशियल चेक में कंफर्म किया है, डेथ का सबब पॉइजन लग रहा है, लेकिन पॉइजन कब दिया गया और कैसे,
ये अभी क्लियर नहीं। पांडे ने मेरी तरफ देखा। ब्योमकेश जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये केस बनारस के लिए बहुत सेंसिटिव है। दीप नारायण का रुतबा यहाँ बहुत बड़ा था। मैं दोबारा रूम में गया। क्राइम सीन को एक एक डिटेल में ऑब्जर्व करने लगा। बेड के पास एक छोटी टेबल थी। उस पर एक ग्लास पानी का, कुछ मेडिसिन बॉटल्स और एक सिरिंज। मैंने सिरिंज उठाई। उसके अंदर हल्का सा लिक्विड बाकी था, जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं पांडे की तरफ मुड़ा। इस सिरिंज को तुरंत केमिकल एनालिसिस के लिए भेजिए। उसी टेबल पर एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। उसके पेजेस पीले हो चुके थे। मैंने डायरी खोली। दीप नारायण ने अपनी इलनेस और रिकवरी के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन लास्ट एंट्री मेरे लिए चिलिंग थी। उसमें लिखा था, मुझे महसूस हो रहा है मेरे आसपास कोई साजिश बुन रहा है। शकुंतला की मुस्कान में कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से बेचैन कर देता है। मेरा शक और गहरा हो गया। क्या शकुंतला वाकई वो आग थी जो पूरी हवेली को जला देना चाहती थी? मैंने डायरी अजीत को दी। इसे ध्यान से पढ़ना, शायद और क्लूज मिल जाए। फिर मैंने इंटेरोगेशन शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहला नाम शकुंतला। वो हवेली के गार्डन में बैठी थी, वाइट साड़ी में, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। उसकी आंखें गंगा की तरफ थीं, लेकिन लग रहा था उसका जहन कहीं और भटक रहा है। मैं उसके पास गया। शकुंतला जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। वो हल्की मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कल वाली वार्मथ नहीं थी। पूछिए ब्योमकेश जी, मैं पूरी मदद करूंगी। मैंने सीधी बात की। कल रात दीप नारायण जी ने अपनी विल अनाउंस की। आपका रिएक्शन क्या था? उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर सब नॉर्मल। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये दीप नारायण जी का फैसला था। मैं उनकी वाइफ होकर उनका रिस्पेक्ट करती थी। मैंने आगे पूछा, अब उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी देवा नारायण को मिलेगी। क्या आपको लगता है इससे किसी को नाराजगी हो सकती है? शकुंतला ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र जैसे मेरे दिमाग को रीड कर रही हो। ब्योमकेश जी, इस हवेली में हर शख्स कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं मर्डरर नहीं हूं। उसके जवाब में अजीब सी सिंसियरिटी थी। फिर भी मुझे लग रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं बता रही। उसके बाद मैंने बात की देवा नारायण सिंह से, दीप नारायण का भतीजा और विल का एयर। यंग, हैंडसम, चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ हल्की सी नर्वसनेस। मैंने पूछा, देवा नारायण जी, आपको विल के बारे में कब पता चला? उसने कहा, कल रात ही, जब चचा ने अनाउंस की। मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो मुझे सब कुछ देने वाले हैं। मैंने सीधा सवाल डाला, क्या आपके और शकुंतला जी के बीच कोई टेंशन थी? देवा नारायण थोड़ा रुका, फिर बोला, शकुंतला भाभी अच्छी हैं, लेकिन उनकी शादी के बाद हवेली का माहौल बदल गया था। चचा पहले जैसे ओपन नहीं रहे। ये एक नया एंगल था। क्या दीप नारायण और शकुंतला के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट था? और अगर था, क्या वही कत्ल की वजह बना? आखिर में मैं गया डॉक्टर पन्नालाल पलित के पास। बुजुर्ग डॉक्टर, जो दीप नारायण की इलनेस के दौरान उनके साथ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आपने कल रात दीप नारायण जी को इंजेक्शन दिया था ना? क्या आप श्योर हैं कि मेडिसिन बिल्कुल सही थी? डॉक्टर पन्नालाल पलित थोड़ा अनईजी हो गए। ब्योमकेश जी, मैंने वही दवा दी जो मैं पिछले कई महीनों से दे रहा था। फिर वो रुक गए और धीमी आवाज में बोले, लेकिन कल रात कुछ अजीब लगा। शकुंतला जी ने मुझसे कहा था कि वो खुद इंजेक्शन दे दें। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। पहले कभी ऐसा हुआ? मैंने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। नहीं, ये पहली बार था। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लू था। शाम तक मैंने हवेली के कई सर्वेंट्स और गेस्ट्स से बात की। हर किसी की कहानी में कोई ना कोई गैप था, जैसे सब अपना अपना हिस्सा छुपा रहे हों। लेकिन एक बात क्लियर थी, शकुंतला इस मिस्ट्री का सेंटर बन चुकी थी। उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती थी, बिल्कुल हवा में घूमती खुशबू की तरह। उस रात मैं, अजीत और सत्यवती रूम में बैठे थे। अजीत ने कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है शकुंतला और देवानारायण के बीच कुछ चल रहा है। क्या हो सकता है दोनों ने मिलकर ये किया हो? सत्यवती ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन अगर ऐसा होता तो देवानारायण को विल का पहले से पता होता। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहां कोई तीसरा शख्स है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। मैंने दोनों की बात सुनी, फिर बोला,
हमें और क्लूज चाहिए। कल सुबह मैं हवेली के बाहर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। शायद गंगा के घाट या बनारस की गलियों में कोई जवाब मिल जाए। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, शकुंतला का चेहरा बार बार मेरे जहन में आ रहा था। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ एक अनसॉल्व्ड पजल था। क्या वो सिर्फ एक पतंगा थी जो आग की तरफ जा रहा था, या फिर वो खुद वो आग थी जो सब कुछ जला देना चाहती थी? सुबह बनारस की गलियों में धुंध फैली हुई थी। गंगा के घाटों से घंटी और मंत्र की आवाज आ रही थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, दीप नारायण सिंह के कत्ल का सच। मैं ब्योमकेश बख्शी हवेली से बाहर निकलने का फैसला कर चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि इस राज की कुछ कड़ियां हवेली की दीवारों के बाहर छुपी हैं। सत्यवती और अजीत मेरे साथ थे। उनकी मौजूदगी मुझे स्ट्रेंथ देती थी। सत्यवती ने पूछा, ब्योमकेश, क्या हमें शकुंतला को और प्रेस करना चाहिए या किसी और डायरेक्शन में देखें? मैंने जवाब दिया, शकुंतला इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उसकी बाहर की दुनिया भी समझनी होगी। उसका पास्ट, उसके रिलेशंस, शायद वहीं कोई जवाब छुपा हो। हम सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे। बनारस की रूह इन घाटों में बसती है। यहां लोग भीड़ में भी अपने दिल की बात कह देते हैं। मैंने पुरंदर पांडे को कहा कि वो हवेली में रहकर बाकी सब पर नजर रखें, और मैं लोकल लोगों से दीप नारायण और शकुंतला के बारे में पूछता रहा। घाट पर एक बुजुर्ग पंडित बैठे थे। वो दीप नारायण के खानदान को बरसों से जानते थे। मैंने पूछा, पंडित जी, आप दीप नारायण सिंह को कब से जानते हैं? वो माला घुमाते हुए बोले, ब्योमकेश बाबू, दीप नारायण हमारे लिए देवता जैसे थे। हर साल गंगा पूजा करते थे, खुद घाट पर आकर दान देते थे। फिर वो रुक गए। उनकी आंखों में फिक्र आ गई। लेकिन मैंने पूछा, जब से शकुंतला हवेली में आई, सब कुछ बदलने लगा। दीप नारायण कम बाहर आने लगे। लोग कहते थे शकुंतला का जादू चल गया था उन पर। ये सुनकर मेरे जहन में एक नया सवाल उभरा। क्या शकुंतला का असर इतना गहरा था कि उसने दीप नारायण को दुनिया से अलग कर दिया था? मैंने पंडित जी से और पूछा, क्या आपने कभी शकुंतला को यहां घाट पर देखा? पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी आती थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ एक आदमी होता था, जवान, पतला सा, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर बोले, दोनों गंगा के किनारे चुप चुप कर बात करते थे। ये मेरे लिए एक नया क्लू था। एक अननोन आदमी जो शकुंतला के साथ सीक्रेटली मिलता था। क्या वही इस कत्ल की चेन का मिसिंग लिंक था? पंडित जी उसका हुलिया ठीक से याद नहीं कर पाए, मगर मैंने बात दिमाग में नोट कर ली। घाट से लौटते हुए मैंने अजित को सब बता दिया। हमें इस अनजान आदमी को ढूंढना होगा। हो सकता है शकुंतला का कोई क्लोज हो जो इस साजिश का हिस्सा हो। अजित ने कहा, लेकिन ब्योमकेश, अगर वो दोनों मिलकर कुछ कर रहे थे तो क्या इतने केयरलेस होते कि पब्लिक घाट पर मिलते? मैंने जवाब दिया, केयरलेस नहीं अजित, ये कॉन्फिडेंस होता है। शकुंतला जानती है उसकी खूबसूरती और चालाकी लोगों का ध्यान हटा देती है। हवेली वापस पहुंचे तो पुरंदर पांडे ने नया अपडेट दिया। सिरिंज का केमिकल रिपोर्ट आ चुका था। उसमें साइनाइड पॉइजन पाया गया था। सत्यवती ने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश, इसका मतलब मर्डर प्लान्ड था, लेकिन साइनाइड आया कहां से? मैंने कहा, यह सवाल हमें हवेली के अंदर भी ले जाएगा और बाहर भी। हमें पता करना होगा साइनाइड किसने और कैसे अरेंज किया। उसी दोपहर मुझे बात करने का मौका मिला हवेली के पुराने नौकर रामलाल से। वो दीप नारायण का लॉयल सर्वेंट था। मैंने पूछा, रामलाल, रात को कुछ अजीब देखा था? वो घबरा गया। अन्ना साहिब, कुछ नहीं। फिर रुककर धीरे बोला, लेकिन मैंने शकुंतला मैम साहिब को डॉक्टर पलित के रूम के पास देखा था। वो कुछ ढूंढ रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या ढूंढ रही थी? मुझे नहीं पता साहब। मैंने पूछा तो बोली, उनकी कोई बुक गलती से वहां रह गई है। ये सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। क्या शकुंतला डॉक्टर की मेडिसिन से छेड़छाड़ कर रही थी? शाम को एक और ट्विस्ट आया। देवा नारायण ने मुझे बुलाया। ब्योमकेश जी, मेरी कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी जो चाचा ने विल में देने की बात की थी, वो मेरे रूम से गायब हो गई है। मुझे लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैंने उसका रूम चेक किया, कोई क्लियर साइन नहीं था। बस एक छोटा सा रूमाल मिला जिसमें एस लिखा हुआ था।
मैंने रुमाल अपनी पॉकेट में रख लिया। क्या ये शकुंतला का था या किसी और ने जानबूझकर छोड़ा? उस रात मैं, अजित और सत्यवती हवेली के वरांडा में बैठे थे। मैंने अपनी थियरी शेयर की। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, यहाँ ग्रीड है, बिट्रेयल है, शायद लव भी। शकुंतला का रूमाल, साइनाइड और वो अननोन आदमी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सत्यवती ने कहा, ब्योमकेश, हमें शकुंतला का पास्ट जानना होगा। वो कहाँ से आई, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैंने सिर हिला दिया। कल मैं बनारस के ओल्ड रिकॉर्ड्स और लोकल लोगों से पूछूंगा, लेकिन आज रात हमें हवेली पर नजर रखनी होगी। उसी रात जब मैं अपने रूम में था, मुझे खिड़की के बाहर हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। मैंने तुरंत खिड़की खोली। गार्डन की तरफ एक शैडो जा रही थी। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। अंधेरे में एक मर्द की शेप दिखी जो हवेली के बैक गेट के पास रुक गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरी शैडो आई। वो शकुंतला थी। मैंने सांस रोककर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सिर्फ इतना सुन पाया जब शकुंतला ने कहा, हमें केयरफुल रहना होगा, वो सब कुछ जानने के करीब है। मेरा दिल एक पल को रुक गया। वो कौन था? क्या वो मैं था या कोई और? उस अंधेरी रात में बनारस की हवा भी हैवी लग रही थी। गलियों में सन्नाटा था और गंगा के किनारे से आती ठंडी हवा जैसे राज लेकर चल रही हो। उस लम्हे मैंने डिसाइड कर लिया, अब शकुंतला से सीधा कन्फ्रंट करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस अनजान आदमी की आइडेंटिटी जाननी थी, और ये भी कि उसका इस मर्डर से क्या कनेक्शन है। हवेली के गार्डन में जो मुलाकात मैंने देखी थी, उसने मेरे जहन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। मैं हूं ब्योमकेश बख्शी, और जब मैं किसी केस को हाथ में लेता हूं, तो फिर चाहे जितनी खूबसूरत मुस्कान हो, चाहे जितनी गहरी आंखें, सच से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। सुबह होते ही मैंने अजीत और सत्यवती को अपने रूम में बुलाया। टुडे वी हैव 2 मिशंस, मैंने सीरियस टोन में कहा। फर्स्ट, शकुंतला से उसके पास्ट के बारे में पूछताछ। सेकंड, उस अननोन मैन की तलाश जिसे मैंने रात को देखा था। सत्यवती ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, तुम्हें लगता है शकुंतला सच बोलेगी? उसकी हर बात के पीछे एक लेयर होती है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, सच को छुपाना आसान नहीं होता सत्यवती। चाहे कोई कितना भी क्लेवर हो, कहीं न कहीं स्लिप हो जाता है। हम सीधा हवेली के पुराने लाइब्रेरी रूम में गए। वो कमरा धूल से भरा हुआ, पुरानी अलमारियां और पुराने कागजों के बॉक्सेस, हवा में पुरानी किताबों की स्मेल थी। मैं और अजीत रिकॉर्ड्स खोलकर बैठ गए। घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना लेटर मिला। शकुंतला के मायके से भेजा गया था। उस लेटर में लिखा था, दीप नारायण से शादी से पहले शकुंतला का निकाह विश्वनाथ राय से हुआ था। विश्वनाथ राय एक ड्रामा मंडली का मालिक, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चली और विश्वनाथ राय मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गया था। मेरे लिए ये एक बड़ा ट्विस्ट था। मैंने अजीत की तरफ देखा। अजीत, हमें विश्वनाथ राय के बारे में और पता करना होगा। शायद बनारस के पुराने लोग कुछ जानते हों। दोपहर को मैंने शकुंतला को हवेली के वरांडा में बुलाया। वो नीली साड़ी में आई। उसकी आंखों में वही पुरानी मिस्ट्री, वही साइलेंट कॉन्फिडेंस। मैंने बिना रोल प्ले के सीधा सवाल दाग दिया, शकुंतला जी, मैंने सुना है आपकी पहली शादी विश्वनाथ राय नाम के आदमी से हुई थी। इज इट ट्रू? एक पल के लिए उसके चेहरे पर टेंशन चमकी, फिर वो संभल गई। हाँ ब्योमकेश जी, उसने शांत आवाज में कहा। वो मेरी जिंदगी का एक दर्दनाक चैप्टर था। उनकी डेथ कैसे हुई? मैंने सीधा आंखों में देखकर पूछा। वो बीमार थे। डॉक्टर्स ने कहा उनका दिल वीक था। उसके हर लफ्ज में एक अजीब सी कैलकुलेशन थी, जैसे हर वर्ड नाप कर बोला जा रहा हो। फिर मैंने अचानक सवाल बदल दिया, और कल रात जिस आदमी से आप मिल रही थीं, वो कौन था? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मुस्कान गायब हो गई। आप मेरा पीछा कर रहे थे ब्योमकेश जी? उसकी आवाज तेज हो गई। मैंने कामली जवाब दिया, मैं ट्रूथ इन्वेस्टिगेटर हूं शकुंतला जी। मेरा काम सच ढूंढना है, और अगर सच के लिए आपका पीछा करना पड़े तो मैं करूंगा। वो कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली, वो मेरा पुराना दोस्त था, बनारस विजिट पर आया है। उसका दीप नारायण की मौत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी आवाज में जो हल्का सा ट्रेमर था, वो मुझे सब कुछ बता रहा था। कोई लेना देना नहीं है, शकुंतला ने ठंडी आवाज में कहा। उसका नाम? मैंने तुरंत पूछा। वो पल भर रुकी, फिर थोड़े बेदिली से बोली,
कमलेश वर्मा, वो एक ट्रेडर है। मैंने वो नाम अपने जहन में लॉक कर लिया, लेकिन दिल कह रहा था शकुंतला पूरी सच्चाई नहीं बता रही। मैं और सवाल करना चाहता था, मगर वो बात को गोल करके वहां से चली गई। उसकी चाल में वही अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो मुझे अंदर तक डिस्टर्ब कर रहा था। शाम होते ही पुरंदर पांडे ने मुझे इन्फॉर्म किया, साइनाइड की छोटी सी वायल हवेली के किचन के पास एक पुराने स्टोर रूम से मिली है, वो जगह जहां कोई भी आ जा सकता था। मगर वायल पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। इसका मतलब एक ही था, किलर बहुत केयरफुल था। मैंने पांडे से कहा, इस स्टोर रूम में पिछले कुछ दिनों में कौन कौन गया उसकी लिस्ट निकालो। उस रात मैं, अजीत और सत्यवती साथ बैठे। मैंने अपनी थ्योरी शेयर की। मुझे लगता है कमलेश वर्मा इस केस की है। हमें उसे ढूंढना होगा, और विश्वनाथ राय की डेथ का ट्रूथ भी। शकुंतला का पास्ट इस मर्डर से कनेक्टेड हो सकता है, अजीत ने पूछा। ब्योमकेश, अगर शकुंतला और कमलेश मिलकर ये सब कर रहे हैं तो मोटिव क्या हो सकता है? मैंने गहरी सांस ली। ग्रीड, रिवेंज या शायद कुछ और। पहले हमें उनका रिलेशन समझना होगा। अगली सुबह मैं बनारस के लोकल पुलिस स्टेशन गया। विश्वनाथ राय के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। फाइल में लिखा था डेथ कॉज हार्ट अटैक, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ये मुझे और अनईजी कर गया। वहीं एक पुराना हवलदार मिला, रमाकांत। उसने धीमी आवाज में बताया, विश्वनाथ के मरने के बाद शकुंतला बनारस छोड़कर चली गई थी साहब। लोग कहते थे वो किसी मिस्टीरियस आदमी के साथ देखी गई थी। नाम कमलेश था। मेरे दिमाग में धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी। क्या कमलेश तब से शकुंतला के साथ था? और अगर हां, तो क्या दीप नारायण के मर्डर में भी उसका हाथ है? जब मैं हवेली वापस आया, एक और शॉकिंग न्यूज मिली। देव नारायण ने बताया उसे एक अनोनिमस लेटर मिला है। सिर्फ इतना लिखा था, सावधान रहो वरना तुम अगले हो। कोई सिग्नेचर नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दीप नारायण की डायरी में थी। मैंने लेटर को गौर से देखा, फिर सत्यवती से कहा, यह कोई ऐसा लिख सकता है जो हवेली के अंदर की हर मूवमेंट जानता हो। अब हमें डबल अलर्ट रहना होगा। उस रात फिर से गार्डन में हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार मैं अजीत को साथ ले गया। चुपके से बाहर निकले और जो देखा, कमलेश या जो भी वो आदमी था फिर शकुंतला से मिल रहा था। इस बार उनकी आवाज ज्यादा क्लियर थी। कमलेश ने कहा, शकुंतला, हमें जल्दी करनी होगी। अगर बख्शी को और कुछ पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। शकुंतला ने धीरे से जवाब दिया, वो कुछ नहीं जानता, बस थोड़ा और वक्त दो। मैंने अजीत की तरफ देखा। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में सिग्नल दिया। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका था, शकुंतला और कमलेश कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे थे। लेकिन सवाल यह था, क्या सिर्फ मर्डर या उससे भी बड़ा कोई गेम? मुझे पता था अब नेक्स्ट स्टेप है कमलेश को पकड़ना और शकुंतला के पास्ट को पूरी तरह से एक्सपोज करना। बनारस की गलियां मुझे हिंट्स दे रही थीं, लेकिन अभी भी कई सवाल बेआवाज थे। सुबह गंगा के घाटों पर भीड़ थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, कमलेश वर्मा। मैं हूं ब्योमकेश बख्शी, और मैंने डिसाइड कर लिया था इस अनजान आदमी की आइडेंटिटी और शकुंतला के साथ उसका रिश्ता ही इस खूनी राज की मास्टर की है। शकुंतला की बातें, उसकी चालाकी और वो रहस्यमयी मुस्कान अब मेरे दिमाग में जहर की तरह घूम रही थी। वो रहस्यमयी मुस्कान बार बार मेरे जहन में उभर रही थी, लेकिन मैं जानता था अगर सच तक पहुंचना है तो पहले शकुंतला के जाल से बाहर निकलना होगा। सत्यवती और अजीत मेरे साथ हवेली के वरांडा में बैठे थे। मैंने अपना प्लान बताया। आज हमें कमलेश को ट्रेस करना है। वो बनारस में ही कहीं है, और शकुंतला के साथ उसकी रात की मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं। साथ ही विश्वनाथ राय की डेथ रिकॉर्ड्स को और डीप में चेक करना होगा। शकुंतला का पास्ट ही इस केस की रूट लग रहा है। अजीत ने सीरियस आवाज में कहा, ब्योमकेश, अगर कमलेश और शकुंतला मिलकर ये सब कर रहे हैं तो उनका मोटिव समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी या कुछ और? सत्यवती ने ऐड किया, और देवनारायण को जो अनोनिमस लेटर मिला वो कोई ऐसा लिख सकता है जो हवेली के अंदर की हर बात जानता हो। क्या ये कमलेश हो सकता है? पॉसिबल है, मैंने कहा, लेकिन हमें सिर्फ फैक्ट्स पर चलना होगा।
मैंने पुरंदर पांडे को हवेली सर्वेलेंस पर छोड़ा और खुद दशाश्वमेध घाट के पास के मार्केट एरिया की तरफ निकल पड़ा। बनारस के बाजार, रंग, आवाजें, धुआं, सदियों पुरानी गलियां, सारी जगह एक अजीब सी जिंदगी थी। साड़ी शॉप्स, मसाले के ठेले, हर कोने में कोई कहानी बसी हुई थी। मैं लोकल ट्रेडर्स से कमलेश वर्मा के बारे में पूछता रहा। नाम सबने सुना था, लेकिन क्लियर इन्फो किसी के पास नहीं थी। आखिर एक चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग बिजनेसमैन मिला। उसने बताया, कमलेश वर्मा कुछ महीने पहले बनारस आया था, छोटी सी ट्रेडिंग फर्म चलाता है। फिर उसने मुझे एक एड्रेस दिया, चौक के पास एक छोटा सा पुराना मकान। मैं वहां पहुंच गया। मकान पुराना था, लेकिन खिड़कियों से आती रोशनी बता रही थी अंदर कोई मौजूद है। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। एक मीडियम हाइट आदमी बाहर आया, तेज आंखें, चेहरे पर हल्की सी घबराहट। कौन हो आप? उसने पूछा। ब्योमकेश बख्शी, मैंने शांत आवाज में कहा। मुझे दीप नारायण सिंह की मर्डर के बारे में बात करनी है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, फिर वो तुरंत नॉर्मल बन गया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रेडर हूं। और शकुंतला के पुराने दोस्त? मैंने सीधा आंखों में देखकर पूछा। एक पल के लिए उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गलतफहमी है, वो बोला। मैं शकुंतला को सिर्फ सोशली जानता हूं। मैंने और सवाल किए। वो हर जवाब बहुत केयरफुली दे रहा था। मुझे उसके घर में पुराने पेपर्स और एक छोटी स्टील की तिजोरी दिखी। तिजोरी लॉक्ड थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? वो बात टाल गया। मैं समझ गया फोर्स करने से अभी कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने उसे वार्न किया, मैं तुम पर नज़र रख रहा हूं, और वहां से निकल आया। जब हवेली वापस पहुंचा, पुरंदर पांडे ने एक और बम गिरा दिया। स्टोर रूम की तलाशी में एक और वायल मिली थी, साइनाइड रेजिड्यू के साथ। लेकिन इस बार उस पर फिंगरप्रिंट था हरि प्रसाद का। वो हवेली का पुराना सर्वेंट था जो किचन हैंडल करता था। मैंने तुरंत उसे बुलवाया। हरि प्रसाद पतला सा डरा हुआ सा आदमी था। मेरे सवालों से वो कांपने लगा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा। मैं सिर्फ स्टोर रूम में सामान रखने गया था। साइनाइड की वायल? मैंने सख्त टोन में पूछा। मुझे नहीं पता साहब, मैंने बस छू लिया था, मुझे लगा कोई मेडिसिन है। उसकी बातों में मुझे थोड़ी सच्चाई महसूस हुई, लेकिन मैं जानता था वो कुछ छुपा रहा है। मैंने पूछा, क्या तुमने शकुंतला जी या कमलेश को स्टोर रूम के पास देखा? हरि प्रसाद एक पल हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, हाँ साहब, एक बार कमलेश साहब को रात में वहां देखा था। उसी पल मेरा शक सॉलिड हो गया। कमलेश इस साजिश का हिस्सा था और शकुंतला? हो सकता था शकुंतला इस क्राइम की मेन कोलैबोरेटर हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, मोटिव क्या था? प्रॉपर्टी, रिवेंज या कोई पुराना राज? उस रात मैंने सत्यवती और अजीत के साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर की। सत्यवती ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है शकुंतला और कमलेश का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। क्या हो सकता है वो लवर्स हों? मैंने गहरी सांस ली। पॉसिबल है। अगर विश्वनाथ के साथ शकुंतला का मैरिज फेल हुआ था, तो शायद कमलेश तब से उसकी जिंदगी में है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दीप नारायण की मौत से उन्हें मिला क्या? अजीत ने बात आगे बढ़ाई। और वो अनोनिमस लेटर, क्या ये कमलेश का काम हो सकता है, देवनारायण को डराने के लिए? हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन फिलहाल हमें हवेली के हर एक इंसान पर नजर रखनी होगी। अगली सुबह मैंने बनारस के पुराने न्यूज़पेपर्स खोलकर विश्वनाथ राय की डेथ के बारे में और रिसर्च की। एक छोटी सी न्यूज़ क्लिपिंग मिली। विश्वनाथ की डेथ के वक्त कमलेश वर्मा उसकी ड्रामा कंपनी में काम करता था। मेरा दिमाग तुरंत कनेक्ट कर गया। कमलेश और शकुंतला का रिश्ता सालों पुराना था, और विश्वनाथ की मौत शायद एक्सीडेंट नहीं थी। दोपहर को एक और झटका मिला। डॉक्टर पन्नालाल पलित ने मुझे बुलाया। वो काफी नर्वस थे। ब्योमकेश जी, मुझे अनोनिमस कॉल आई थी। उस आदमी ने कहा, अगर ज्यादा सवाल किए तो तुम्हारा हाल भी दीप नारायण जैसा होगा। मैंने पूछा, वॉइस पहचानी? नहीं, डॉक्टर पलित बोले, लेकिन मुझे लगता है कॉलर कोई ऐसा था जो हवेली के अंदर की हर बात जानता है। इसका मतलब क्लियर था, किलर अब हमें भी इंटिमिडेट कर रहा था।
मैंने डिसाइड कर लिया अब कमलेश को डायरेक्टली पिक करना होगा। मैंने पुरंदर पांडे को ऑर्डर दिया कमलेश के घर रेड के लिए। रात को जब हम उसके मकान पर पहुंचे, घर खाली था। तिजोरी खुली हुई थी, पेपर्स गायब, सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था। बख्शी, तुम्हें लगता है तुम सच के करीब हो, लेकिन तुम गलत रास्ते पर हो। नोट पढ़ते ही मेरा खून गर्म हो गया। कमलेश हमसे एक मूव आगे चल रहा था और शकुंतला की साइलेंस इस गेम को और डेंजरस बना रही थी। लेकिन मैं जानता था ट्रूथ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। मैंने अजीत और पांडे से कहा, शकुंतला को फिर से प्रेशर में लाना होगा, वही इस पजल का लास्ट पीस हो सकती है। बनारस की रात और गहरी हो रही थी। गलियां में सन्नाटा था, हवा में अजीब सा टेंशन। मेरे लिए बनारस अब चेस बोर्ड बन चुका था। हर मूव या तो मुझे सच के करीब ले जा रहा था या और दूर। तुम गलत रास्ते पर हो, ये लाइन मेरे दिमाग में लूप हो रही थी। लेकिन एक डिटेक्टिव के लिए कभी कभी गलत रास्ता भी सही जगह तक ले जाता है, अगर आंखें खुली रखी जाएं। शकुंतला और कमलेश, ये दोनों इस मिस्ट्री का सेंटर थे और अब इनसे सीधी टक्कर का वक्त आ चुका था। सुबह होते ही मैंने सत्यवती और अजीत के साथ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाई। हमें शकुंतला को दोबारा कन्फ्रंट करना होगा, मैंने कहा। वो कुछ छुपा रही हैं और कमलेश का वैनिश होना प्रूफ है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। साथ ही हवेली के अंदर किसी इनसाइडर को भी ढूंढना होगा जो उनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो। सत्यवती ने पूछा, ब्योमकेश, क्या तुम्हें लगता है हरिप्रसाद सच बोल रहा था? फिंगरप्रिंट उसका था, लेकिन वो काफी डरा हुआ लग रहा था। हरिप्रसाद सिर्फ एक पॉन है, मैंने कहा, पर हमें यह पता करना होगा कि उसे यूज किसने किया। मैंने पुरंदर पांडे को बुलाकर कहा, सब सर्वेंट्स की मूवमेंट ट्रैक करो। उसके बाद मैं शकुंतला से मिलने निकला। वो हवेली के गार्डन में बेंच पर बैठी थी। शाम की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी मिस्टीरियस लग रहा था। वो गार्डन बेंच पर बैठी थी, हाथ में बुक थी, जैसे पढ़ रही हो, लेकिन उनकी सारी हवा में लहरा रही थी और आंखें किताब पर थी, पर मुझे पूरा यकीन था उनका ध्यान कहीं और था। मैं पास गया। शकुंतला जी, मैंने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी स्माइल में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्योमकेश जी, आप बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। पूछिए, मैं क्या छुपा सकती हूं? मैंने सीधा वार किया। कमलेश वर्मा रात को बनारस छोड़कर भाग गया। उनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। आपने कहा था वो सिर्फ आपका पुराना दोस्त है, लेकिन क्या आप ये भी बताना चाहेंगी कि विश्वनाथ राय की मौत के वक्त भी वो आपके साथ था? एक पल के लिए उनका चेहरा फीका पड़ गया, आंखों में डर चमका, फिर तुरंत कंट्रोल। लगता है आप काफी कुछ जान चुके हैं ब्योमकेश जी, वो धीमी आवाज में बोली। हाँ, कमलेश ड्रामा कंपनी में था, विश्वनाथ का दोस्त था और मेरी मुश्किल घड़ी में उसने मेरा साथ दिया। फिर उन्होंने तेज सांस ली, लेकिन दीप नारायण की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो रात को आपसे मिल क्यों रहा था? मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछा। और वो नोट जिसमें लिखा था कि मैं गलत रास्ते पर हूं, वो किसने लिखा? शकुंतला ने गहरी सांस ली। ब्योमकेश जी, आप समझ नहीं रहे। कमलेश इसलिए मिला था क्योंकि उसे डर था कि आप उसे गलत समझ लेंगे। नोट उसने लिखा ताकि आप उसका पीछा छोड़ दें। उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन मुझे जानता था ये पूरी कहानी नहीं थी। मैंने आखिरी सवाल पूछा, शकुंतला जी, क्या आपने दीप नारायण को साइनाइड दिया? उनकी आंखें फैल गई, आवाज तेज हो गई। आप मुझे कातिल समझते हैं? मैंने अपने पति से प्यार किया था ब्योमकेश जी, आप गलत इंसान का पीछा कर रहे हैं। वो उठकर चली गईं, लेकिन उनकी आवाज में जो हल्की सी कपकपी थी, वो उनके डर को बयान कर रही थी। मैंने डिसाइड कर लिया, अब हवेली के अंदर के राज और गहरे तरीके से खोलने होंगे। दोपहर को मैंने हरिप्रसाद को फिर बुलाया, इस बार थोड़ा प्रेशर डाला। हरिप्रसाद, मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर सच नहीं बोला तो पुलिस तुम्हें ही मर्डरर मान सकती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपते हुए बोला। लेकिन मुझे मेम साहब ने कहा था कि स्टोर रूम में एक शीशी रख दूं। उन्होंने बोला था ये मेडिसिन है। मेम साहब ने? मैंने पूछा। शकुंतला ने? नहीं साहब, वो और डर गया। मालती मेम साहब ने।
ये नाम मेरे लिए बिजली बनकर गिरा। मालती, दीप नारायण की दूर की रिश्तेदार, वही जो दावत के बाद से चुपचाप हवेली में रह रही थी, हमेशा बैकग्राउंड में और मेरी नज़र से लगभग गायब। लेकिन अब वो इस कहानी का नया किरदार बन चुकी थी। मैं तुरंत मालती से मिलने गया। वो एक छोटे से कमरे में बैठी थी, कुछ पेपर्स देख रही थी। सादा सी औरत, चेहरे पर हमेशा एक बेरुखी। मालती जी, मैंने पूछा, क्या आपने हरि प्रसाद को स्टोर रूम में शीशी रखने को कहा था? वो मेरी तरफ देखी, आंखों में अजीब सी शांति। हाँ ब्योमकेश जी, मैंने ही शीशी दी थी। मुझे लगा ये दीप नारायण की मेडिसिन है। लेकिन वो साइनाइड थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। आपको कैसे नहीं पता चला? उसने सर झुका लिया। मुझे नहीं पता था। वो शीशी मुझे एक पुराने ट्रंक में मिली थी। मुझे लगा ये उनकी पुरानी दवाओं में से होगी। उसकी बातों में सच का रंग था, लेकिन मुझे यकीन था वो भी कुछ छुपा रही हैं। मैंने और सवाल किए, लेकिन वो हर बार बात घुमाती रहीं। मैंने डिसाइड किया, मालती पर नज़र रखनी होगी। उसी शाम पुरंदर पांडे ने मुझे इन्फॉर्म किया, ब्योमकेश जी, कमलेश का लोकेशन मिल गया है। वो बनारस के बाहर एक छोटे से गेस्ट हाउस में है। घर के अंदर का माहौल ठंडा और गंभीर था। गेस्ट हाउस में कमलेश छुपा था। मैंने तुरंत डिसाइड किया अब वहां जाना ही होगा। अजीत और पांडे मेरे साथ थे। जब हम उस छोटे से कमरे तक पहुंचे, कमलेश वहां कुछ कागज जला रहा था। कमलेश वर्मा, मैंने कड़क और सख्त आवाज में कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं, हमें सब पता है। कमलेश ने सिर झुका दिया। ब्योमकेश जी, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं, मैं सिर्फ शकुंतला की मदद कर रहा था। वो धीरे से बोला। कैसे मदद? मैंने पूछा, आंखों में सख्ती। वो गहरी सांस लेकर बोला, शकुंतला डर रही थी। उसे लगता था दीप नारायण उससे धोखा दे रहे हैं। वसीयत में कुछ नहीं दिया गया। मैं सिर्फ उसे सलाह दे रहा था कि वो अपने हक के लिए लड़े। मुझे साइनाइड के बारे में कुछ पता नहीं। मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि वो अपनी पोजीशन हवेली में मजबूत करे। उसने जवाब दिया। उसकी बातों में आधा सच था, लेकिन मैं जानता था वो अभी भी कुछ छुपा रहा है। मैंने पांडे से कहा, उसे कस्टडी में ले लो। रात को जब मैं हवेली लौट रहा था, सत्यवती ने कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है मालती भी इस कहानी का एक छुपा हुआ हिस्सा है। वो इतनी चुप क्यों रहती है? मुझे भी लगता है, मैंने कहा। मालती, शकुंतला और कमलेश, ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का असली बेस क्या है, हमें ये समझना होगा। बनारस की रात फिर से मुझे चैलेंज दे रही थी। मालती का नया राज, कमलेश की गिरफ्तारी और शकुंतला की चुप, ये सब मुझे सच के और करीब ले जा रहे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित था। क्या शकुंतला वाकई वो आग है, या कोई और है जो इस खेल का असली खिलाड़ी है? बनारस की गलियों में अजीब सी शांति थी, जैसे गंगा का बहना हर राज को अपने साथ ले जाना चाहती हो। लेकिन मेरे लिए, ब्योमकेश बख्शी, ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। कमलेश की गिरफ्तारी, मालती का राज और शकुंतला की चुप, ये सब इस पहेली के टुकड़े थे जो अब जोड़ने का वक्त आ गया था। मैं जानता था सच पास है, और आज रात मैं उसे सामने लाने वाला हूं। सुबह मैंने सत्यवती और अजीत के साथ हवेली की लाइब्रेरी में अपनी आखिरी योजना बनाई। हमें आज रात सभी संदिग्धों को एक साथ लाना होगा। शकुंतला, मालती, देवारायण और डॉक्टर पलित, सबको। कमलेश ने कुछ बताया है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। हमें हत्यारे को बेनकाब करना होगा। अजीत ने पूछा, ब्योमकेश, क्या तुम्हें लगता है शकुंतला ही हत्यारा है? उसकी बातों में अजीब सी ईमानदारी है। सत्यवती ने ऐड किया, या फिर मालती? उसका साइनाइड की शीशी से संबंध बहुत ही संदिग्ध है। मैंने कहा, सच हमेशा सरफेस के नीचे छुपा होता है। आज रात हम उसे उजागर करेंगे। मैंने पुरंदर पांडे को बुलाया और कहा, कमलेश को हवेली ले आओ और इंश्योर करो कि मैं अपने हॉल में सबको बुलाने के लिए रेडी हूं। वही हॉल जहां दीप नारायण ने अपनी वसीयत की अनाउंसमेंट की थी। रात को सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। शकुंतला अपनी वही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बैठी थी, लेकिन आंखें बेचैन थीं। मालती चुपचाप एक कोने में, जैसे ये सबसे बचना चाहती हो। देवारायण की नज़र कमलेश पर थी, जो पुलिस के कंट्रोल में हॉल में लाया गया था। डॉक्टर पलित अपनी कुर्सी पर अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। मैंने सबसे कहा, आप सब यहां दीप नारायण सिंह की हत्या के सिलसिले में बुलाए गए हैं। यह हत्या साइनाइड से की गई है और हत्यारा इस हवेली के अंदर है।
शकुंतला ने मेरी तरफ देखा। ब्योमकेश जी, आप मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं सिर्फ सच की तलाश में हूं शकुंतला जी, और सच ये है कि आप इस कहानी का सेंटर है, लेकिन आप आग है या पतंगा, ये आज पता चलेगा। मैंने कमलेश की तरफ देखा। मैंने कमलेश की तरफ इशारा किया। कमलेश वर्मा, आपने मुझे बताया कि आप शकुंतला की मदद कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप दीप नारायण की वसीयत को बदलने की साजिश रख रहे थे। कमलेश ने घबराते हुए कहा, मैंने कोई साजिश नहीं रची, मैं सिर्फ शकुंतला को सलाह दे रहा था। मगर साइनाइड की शीशी? मैंने सवाल किया। वो स्टोर रूम में कैसे पहुंची? इस सवाल से पहले मालती अचानक खड़ी हो गई। बस करो ब्योमकेश जी। उसकी आवाज में अजीब सी तीव्रता थी। आप सबको गुमराह कर रहे हो। मैंने वो शीशी रखी थी। हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। मैंने मालती की तरफ देखा। क्यों मालती जी, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। दीप नारायण ने मुझे धोखा दिया था। मैं उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन उन्होंने मुझे वसीयत में कुछ नहीं दिया। मैंने सालों तक सेवा की, लेकिन शकुंतला के आने के बाद मुझे भुला दिया। मैंने सोचा अगर वो मर जाए तो शायद मुझे कुछ मिले। तो आपने साइनाइड का इस्तेमाल किया? मैंने पूछा। हाँ, मालती ने सिर झुका के कहा। मैंने डॉक्टर पलित की दवाइयों में साइनाइड मिलाया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना घातक होगा। शकुंतला अचानक खड़ी हो गई। मालती, तुम झूठ बोल रही हो। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शकुंतला को शांत किया और कहा, शकुंतला जी, आप पूरी तरह निर्दोष नहीं हैं। आपने कमलेश के साथ मिलकर दीप नारायण को डराने की योजना बनाई थी ताकि वसीयत में आपका हिस्सा आ सके, लेकिन मालती ने इसका फायदा उठाया। मैंने हॉल में सबकी तरफ देखा और कहा, ये हत्या, लालच और जलन की कहानी है। मालती ने साइनाइड का इस्तेमाल किया, लेकिन शकुंतला और कमलेश ने वो माहौल बनाया जिसमें ये मुमकिन हो सका। कमलेश ने गुमनाम पत्र लिखे ताकि देव नारायण को डराया जा सके और शकुंतला की पोजीशन मजबूत हो, लेकिन मालती ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए इस साजिश का गलत इस्तेमाल किया। डॉक्टर पलित ने सिर झुका लिया। मुझे शक था कि मेरी दवाइयों में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ये मेरी गलती थी। पुरंदर पांडे ने मालती को कस्टडी में लेने का आदेश दिया। शकुंतला और कमलेश को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया। उनकी साजिश ने इस हत्या को मुमकिन बनाया था। देवरायन चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि ये सब उसके चचा की संपत्ति के लिए हुआ। रात को मैं सत्यवती और अजीत के साथ हवेली के बरामदे में बैठा था। सत्यवती ने कहा, ब्योमकेश, तुमने फिर से सच को सामने ला दिया, लेकिन शकुंतला, क्या वो वाकई इतनी बुरी थी? मैंने जवाब दिया, शकुंतला एक पतंगा थी जो आग की तरफ खिंची गई थी। उसकी एम्बिशन और कमलेश का साथ उसे गलत रास्ते पर ले गया, लेकिन मालती वो आग थी जिसने इस कहानी को जलाकर राख कर दिया। अजीत हंसकर बोला, ब्योमकेश, तुम्हारी इस कहानी का नाम वाकई पतंगा सही है। मैंने गंगा की तरफ देखा, जहां चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। बनारस ने मुझे एक और राज सुलझाने का मौका दिया, और सच की तलाश में मैंने फिर से जीत हासिल की। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था, क्या सच हमेशा इतना कड़वा होता है? अगली सुबह हम कोलकाता वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। शकुंतला ने मुझसे एक आखिरी बार मुलाकात की। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। ब्योमकेश जी, उसने कहा, मैंने सिर्फ अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाही थी। क्या ये गलत था? मैंने जवाब दिया, गलत वो रास्ता था जो आपने चुना। सच का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता है। बनारस की गलियां अब पीछे छूट रही थीं, लेकिन उनकी कहानियां मेरे साथ हमेशा रहेंगी। सच की तलाश मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद है, और मैं जानता हूं कि ये मकसद मुझे बार बार ऐसे राज की तरफ ले जाएगा जहां आग और पतंगे एक दूसरे को जलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों,
ये थी आज की मज़ेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।